जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनके हक से महरूम रखा जा रहा है। लोगों को पता है कि इस टाइम हालात क्या हैं और लोगों को पता है कि उनके पास बात करने की इजाज़त नहीं है। एक तबके के लोगों पे बुलडोज़र चलाना, सिर्फ एक तबके के लोगों को जेल में बंद करना, सिर्फ एक तबके के लोगों पे सरकार चलाना, ये किस तरह की गवर्नमेंट है? खैर मकदम में आप सभी का हमारे एक नए शुमारे में कश्मीर की सियासत और कश्मीर की सियासत पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज एनसी के स्पोक्स पर्सन इफ्रा मैम है, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। मैम कश्मीर में जो इस वक्त एक पॉलिटिकल जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इस सब को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सियासी सूरत हाल तो ये है कि सियासत को पनपने नहीं दिया जा रहा, लोगों को अपना वोट डालने नहीं दिया जा रहा, और न जाने बीजेपी की गवर्नमेंट किससे इतना डरती है। वो इंश्योर कर रही है कि यहाँ की जो अवाम है, जम्मू के लोग हों, कश्मीर के लोग हों, कश्मीरी हों, गुज्जर भाई बहन हों, बकरवाल भाई बहन हो, पहाड़ी हों, डोगरा भाई बहन हो, हमारे किसी को भी वोट डालने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और किसी को भी अपनी सरकार और अपने चुने हुए नुमाइंदे चुनने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अगर हम लोकसभा के इलेक्शन को साइड पे रखते हैं, असेंबली के इंतखाबात में आज 5 साल और अगले साल 6 साल हो जाएंगे कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनके हक से महरूम रखा जा रहा है। मैम आर्टिकल 370 के बाद जो दावे किए गए थे भाजपा की जानिब से कि हम रोज़गार फराहम करेंगे या कश्मीर के अंदर एक नया कश्मीर बनाएंगे, तरक्की जो है तरक्की याफ्ता कश्मीर बनाएंगे, और आज भी दावा करते हैं कि हमने नया कश्मीर बनाया है, इस सब को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर ये चीज़ें सही होती, अगर आर्टिकल 370 के बाद ये सब कुछ हुआ होता, तो आज बीजेपी चुनाव से, आज बीजेपी एक इंतखाब से इतना डरती नहीं। इसका 100 बातों का एक जवाब है। अगर कोई सरकार अपने काम पे, उसको कोई भी गवर्नमेंट हो जिससे अपने काम पे फ़ख्र है और जिससे अपने काम पे गुरूर है और जो अपने काम पे कॉन्फिडेंट है, वो कभी इलेक्शन से भागेगी नहीं। सिर्फ वही सरकार जिसे पता है वो झूठ बोल रहे हैं, जिसे पता है ग्राउंड पे उन्होंने झूठ के सिवा और प्रोपेगेंडा के सिवा कुछ नहीं फैलाया है, सिर्फ वही सरकार जो है इंतखाब से भागती है। और चूंकि भाजपा की सरकार इंतखाब से भागती है, उन्हें खुद भी पता है कि उनके जो ये वादे हैं वो सारा एक लॉलीपॉप ही है। मैम अगली बार 50 के पार भाजपा का दावा है, किस तरीके से देखते हैं? हर बार वो कहते हैं अपने जलसों में, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, उनके सपनों में तो वो रोज़ 50 से पार करते हैं, लेकिन हकीकत में वो मैदान में आने से डरते हैं। तो इन लोगों को क्या ही बोला जाए जो इतना डरते हैं 50 के पार, 50 के पार। भाई आप 70 के पार कर लो, लेकिन कम से कम मैदान में आओ तो। करगिल के इंतखाबात में भी बोला स्वीप करेंगे, स्वीप करेंगे। फिर करगिल में 26 में से 3 सीटें जीती, 26 में से 23 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे एलाइज ने जीती। वहाँ कौन सा कुछ पार कर लिया इन्होंने? इनफैक्ट बुद्धिस्ट एरियाज़ में, जहाँ पे बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, वहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लीड ली बीजेपी के ऊपर। तो 50 के पार तो दूर की बात, अगर ये इनको खुद अपनी बात पे यकीन होता, जैसे मैंने बार बार कहा, ये चुनाव से और इंतखाब से इतना डरते नहीं। मैम जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो 5 साल के लिए राशन मुफ्त की गई, ऐसे बहुत काम किए गए, तो आपको नहीं लगता है कि ये काम है भाजपा की जानिब से जो किए गए? कौन सा राशन मुफ्त किया गया? जहाँ तक मुझे पता है राशन में कटौती हुई है। चावल जितना दिया जाता था, पहले 5 किलो चावल दिया जाता था, अब 3 किलो कर दिया गया है पर पर्सन। 3 किलो तो कश्मीरी एक दिन में चावल खा जाता है। पहले केरोसिन मिलता था, अब राशन में केरोसिन भी बंद कर दिया गया है। चलिए, आपने राशन को आधार के साथ लिंक किया, ठीक है, उसके बावजूद भी आपने जिन लोगों की आधार कार्ड नहीं बने, आपने ये नहीं सोचा कि उन लोगों का क्या होगा, वो लोग कहाँ से आएंगे। चलिए वो भी छोड़ देते हैं। जो राशन था आपने तो उसमें आधा कटौती कर दी। तो कौन सा राशन मुफ्त करने की बात कर रहे हैं आप? तो मैम लोग कहने से क्यों डरते हैं? अगर डेवलपमेंट नहीं हुई है, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो लोग कहने से क्यों डरते हैं? क्योंकि जिस दिन जो बोलेगा उसको उसी दिन पुलिस थाने से कॉल आ जाएगा और उस दिन उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। लोगों को पता है कि इस टाइम हालात क्या हैं और लोगों को पता है कि उनके पास बात करने की इजाज़त नहीं है। लोग इसी वजह से डरते हैं बात करने से। गवर्नमेंट के मुलाजमीन आज देखते हैं वो स्कूलों में उनको नचवाया जाता है। एक टीचर, एक लेक्चरर जिसकी एक समाज इज्जत करती है, जो हमारे समाज में एक टीचर का सबसे ऊंचा दर्जा होता है, आज उस टीचर को आप देखिए सरकारी प्रोग्राम आ क्या रहे हैं, आज उस टीचर को, उन टीचरों को सड़कों पर नचाया जाता है। कौन नचाता है मैम? सरकार। और कौन नचाता है?
कह सकते हैं आज नहीं। आज अगर आप इन टीचरों से बात करेंगे और सरकारी मुलाजमीन से बात करेंगे, वो कहते हैं या अल्लाह कब वो दिन आए जब हम रिटायर हो जाएं, इतनी बेइज्जती कभी ज़िंदगी में नहीं सही है। जाके पूछिए उन लोगों से जो रिटायर होने वाले हैं, देखिए उनसे कि क्या वो कहते हैं कि या अल्लाह कब रिटायर हो जाएंगे, इतनी बेइज्जती ज़िंदगी में नहीं सही है। बीजेपी ने किस तबके को जलील नहीं किया जम्मू और कश्मीर में। मैम, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी या उन्होंने जो आदेश दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने के लिए, तो क्या लगता है आपको असेंबली इंतखाबात होंगे जम्मू कश्मीर में? देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, असेंबली इलेक्शन क्या करेगी, इलेक्शन कमीशन क्या करेगी, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि ये शर्म की बात है कि इलेक्शन की बात सुप्रीम कोर्ट तक जानी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा। जो चीज़ एक सरकार को खुद करना चाहिए था, ये शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि आप इलेक्शन कराइए। ये बीजेपी के लिए उनके मुंह पे ये हमेशा एक दाग रहेगा। और आज भी हमें नहीं पता कि वो इलेक्शन कराएंगे या नहीं कराएंगे, आपको भी नहीं पता। अगर आप श्योर होते तो आप ये सवाल मुझसे नहीं करते। तो मैम, इलेक्शन क्यों नहीं होने देते जम्मू कश्मीर में? मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया क्यों नहीं होते। तो मैम, एक और सवाल है जो हमारे जहन में आ रहा है कि किसान आंदोलन, एक किसान अपना हक मांग रहा है तो उसे उसका हक नहीं दिया जा रहा है, उल्टा उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। इन सब को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब पार्लियामेंट में बिल्स पास हुई किसानों की, उस वक्त जब भी कोई बिल पास होती है उसमें क्या होता है कि ऑपोजिशन जो होती है उसके एमपीज बात करते हैं, वो अपने मशवरे देते हैं, उस मशवरे को लेके साथ में वो चीज़ें फिर ड्राफ्ट कमेटी के पास जाती हैं। वहाँ पे जो मशवरा होता है उसको इंक्लूड किया जाता है, उसके बाद एक प्रॉपर ड्राफ्ट बनता है। एक मशवरा करके एक बिल या एक कानून पास किया जाता था। ये पुराने सरकारों की बात थी। ये बीजेपी की गवर्नमेंट ना किसी की बात, ना पार्लियामेंट में किसी को बात करने देती है, ना कोई वोट लेने देती है, ना कोई डिस्कशन बिल पे करती है, ना ऑपोजिशन की कोई बात सुनती है। उठा के बिल लाती है, उसको सुबह वोट पे डाल देती है, पास कर देती है और कानून बना देती है। इसमें जब फिर किसान सड़क पे आते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन ही तो जनता की आवाज़ होती है, ऑपोजिशन ही तो जनता की बात करती है। जब आपने जनता की बात को पार्लियामेंट में बंद कर दिया तो वही जनता की आवाज़ फिर सड़कों पे आती है। उसमें फिर आप कहाँ भागेंगे? फिर आप उनको खालिस्तानी बोलते हैं। जब पार्लियामेंट में उनकी बात हम लोग करना चाहते थे, ऑपोजिशन करना चाहती थी, हमारे तो आप मुंह बंद कर देते हैं। 150 एमपीज को इन्होंने सस्पेंड कर दिया, ऑपोजिशन के सारे एमपीज को इन्होंने निकाल दिया और बोला क्या? बोला ये बहुत सवाल करते थे। और पार्लियामेंट का तो काम ही होता है कि वहाँ सवाल जवाब हो। तो जब आप जनता की आवाज़ को ऑपोजिशन के एमपीज के ज़रिए पार्लियामेंट में नहीं सुनेंगे, उसी जनता की आवाज़ को आप सड़कों पे सुन रहे हैं। जनता तो आवाज़ अपनी बुलंद करेगी ना, आप डर क्यों रहे हैं आज? मैम, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। हल्द्वानी इशू, जहाँ पे एक मदरसा, एक मस्जिद को शहीद किया गया और उसके लिए एक अपील दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस डिसीजन से पहले उसको शहीद किया गया। इन सब को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो जहाँ तक हल्द्वानी का इशू है, वो जो मदरसा था, वो उस पे जो कार्रवाई थी वो ऑलरेडी सब जुडिस था, यानी ऑलरेडी वो कोर्ट में वो केस चल रहा था। तो जब कोर्ट ने अभी अपना वर्डिक्ट ही नहीं दिया है, आप कैसे जाके कहीं मस्जिद में बुलडोजर लगाते हैं? एक रिलीजियस कम्युनिटी को हर्ट करना नहीं है मैम कि ऐसे? ऑब्वियसली। और उसके बाद फिर सिर्फ एक तबके के लोगों पे पुलिस की कार्रवाई करना, सिर्फ एक तबके के लोगों पे बुलडोजर चलाना, सिर्फ एक तबके के लोगों को जेल में बंद करना, सिर्फ एक तबके के लोगों पे सरकार चलाना, ये किस तरह की गवर्नमेंट है? ये आप किस तरह की ये सरकार चला रहे हैं? आप तो एक गुंडागर्दी, एक लगता है इंसान को कि एक रूल ऑफ लॉ वाली सेंसिबल गवर्नमेंट है नहीं, सिर्फ एक गुंडा, एक गैंगस्टर ग्रुप बन गया है जिसने सरकार को पकड़ लिया है, जो अपने ही लोगों को ठीक से रखता है। जो एक मॉडर्न गवर्नमेंट होती है, एक साइंटिफिक गवर्नमेंट होती है, एक रूल ऑफ लॉ वाली गवर्नमेंट होती है, उसका तो दूर दूर तक कोई निशान नहीं। कहा जा रहा है कि मदरसा और जो मस्जिद थी ये इलीगली तौर पर वहाँ पे जो है बनाई गई थी, तो इसलिए उसको वहाँ पे डिमोलिश किया गया। इसीलिए मैंने कहा कि ये मामला ऑलरेडी कोर्ट सुन रहा था। ये क्या कोई बिल्डिंग इलीगल है या नहीं, ये इफ्रा जाने सरकार नहीं कह सकती है। ये
कहता है कि हाँ ये इलीगल है, जब कोर्ट ने अभी अपना वर्डिक्ट ही नहीं दिया, आप कौन होते हैं उसको इलीगल करार देने वाले? तो ये तो इनका चलता ही है। जब तक ये इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे, इन्हीं तरह की हरकतों से तो ये आते हैं इलेक्शन जीत जीत के। यही तरह का जब ये कम्युनल तनाव बढ़ाते हैं, जब ये दो तबके के लोगों को आपस में लड़वाते हैं, इनके अपने बच्चे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन जब ये गरीबों के बच्चों को मजहब के नाम पे लड़वाते हैं, फिर उसी के नाम पे वोट खाते हैं। तो इनका तो ये एक पुराना स्ट्रैटेजी है और ये कामयाब भी हो रहा है। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपको बता दें हमारे इस शुमारे में आज कश्मीर की सियासत पर बातचीत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा मैम थी। काफ़ी कुछ मुद्दों पे हमने बात की है। मज़ीद इस शुमारों के लिए आप बने रहेगा हमारे साथ।